हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवाय क्लासेस। शिवाय क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, तो जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। और लॉकडाउन में घर पे रह के आराम से पढ़ना, बाहर चौधर करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अपनी चल रही है भौतिक स्वरूप को लेकर। जो अपना पहला पार्ट है वो चल रहा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में हमने कुछ विशेषताएं और ये कितने प्रतिशत वहां पर फैला हुआ है इसके बारे में लास्ट क्लासों में पढ़ लिया था। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं क्योंकि काफी ज्यादा गैप हो गया है क्लासेस में। तो जो 61.1% जो है या लगभग 61% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है थार का मरुस्थल। और जो है 40% जो है जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ये बात हमने पहले कर ली है। और इसके बारे में एक चीज और थी आपकी कि सबसे ज्यादा 2 पॉइंट है सर्वाधिक जैव विविधता वाला। जैव विविधता से मतलब सबसे अलग अलग भिन्न प्रकार की वनस्पति और प्रजातियों का, पशु पक्षियों का, इनकी प्रजातियों का निवास करने वाला सबसे बड़ा जो ये मरुस्थल है, मतलब सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो मरुस्थल है वो अपना थार का मरुस्थल है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला भी मरुस्थल थार का मरुस्थल ही है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब आगे हम इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो आगे जो बात है हमारी वो है थार के मरुस्थल का विशेषताएं चल रही थी अपनी। और अब यहाँ पर जो है थार के मरुस्थल का वर्गीकरण है। ठीक है, तो दोस्तों थार के जो मरुस्थल का वर्गीकरण किया गया है ये अपना थार का मरुस्थल है लगभग। ठीक है, तो जो थार के मरुस्थल का जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण किया गया है वर्षा के आधार पर। ठीक है, तो जो वर्षा के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसमें देखो, एक तो प्रदेश है आपका जो थार का मरुस्थल है या मरुस्थलीय प्रदेश का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है अपना ए है जो है शुष्क मरुस्थल। ठीक है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, एक दूसरा जो पार्ट है वो है आपका अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है ये दो दो भागों में बांटा गया है। इसको बांटने वाली जो रेखा है वो वर्षा के आधार पर बांटा गया है। बरसात की जो रेखा है जैसे अपनी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो इन दोनों को शुष्क और अर्ध शुष्क में डिवाइड करती है। तो शुष्क प्रदेश कौन सा होगा, जैसा मैप के हिसाब से देखें हम तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये बिल्कुल ये जो अपने गंगानगर का दक्षिणी भाग से लेके और इधर बाड़मेर बालोतरा तक जो फैला हुआ है लास्ट, वो है अपना शुष्क प्रदेश। और दूसरा जो है शेखावाटी वाला, जो मतलब शेखावाटी प्रदेश हो गया, घग्गर का बेसिन हो गया, और ये इधर धीरे धीरे लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, ये हो गया आपका अर्ध शुष्क प्रदेश। तो पहले जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं शुष्क प्रदेश की। अब देखो दोस्तों, इसमें जो इनको बांटने वाली जो रेखा है तो इस ये कौन सी रेखा है, 25 सेंटीमीटर। देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो आप, जो जो वर्षा रेखा के रिगार्डिंग जो है, बरसात वाली जो रेखा है उसके रिगार्डिंग थार के मरुस्थल में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं बता दूं। पहली बात है अपनी कि थार के मरुस्थल को दो भागों में, इसको देखो एग्जाम में दो भागों में भी पूछ बोल सकता है, या फिर इसको पश्चिमी या पूर्वी मरुस्थल, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल या पूर्वी मरुस्थल भी बोल सकता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसी के अंदर ये अपना पूरा पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, भौतिक स्वरूप है। इसी के अंदर क्या है, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा ये, एक तरीके से इस तरीके से। तो ये वाला जो होगा ये ड्राई रहेगा अपना पूरा सूखा, और ये वाला जो रहेगा ये अर्ध शुष्क रहेगा। ठीक है, ये अर्ध शुष्क है जिसके अंदर आता है अपना शेखावाटी वाला एरिया, कुछ गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया, मतलब घग्गर नदी जो बह रही है घग्गर बेसिन, और ये शेखावाटी बेसिन जहाँ कांतली के और मंथा नदी और इनकी कुछ बहाव क्षेत्र है, इधर नीचे लूनी का बेसिन है। तो ये जो है ये भाग है ये अर्ध शुष्क है।
और ये शुष्क है। तो इसको दो भागों में बांट रही है अपने पूरे, ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया। तो या तो ये पूछ सकता है खार्कीय मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली, या फिर इसको बोल सकते हैं हम पूर्वी पश्चिमी मरुस्थल, और पश्चिमी मरुस्थल को, पश्चिमी मरुस्थल जो है अपना उसको, या शुष्क मरुस्थल को, पश्चिमी मरुस्थल को पूर्वी भाग से बांटने वाली जो रेखा है, ये नोट्स आप वीडियो पॉज कर करके बना लेना जो भी है, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, तो वो नोट्स आपको एज इट इज वहां पर पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके ये दोनों बातें एक ही है, या तो पश्चिमी जो शुष्क भाग है उसको अर्ध शुष्क से दूर अलग कर रही है, पूर्वी भाग को अलग कर रही है पश्चिमी भाग से, या फिर खार्कीय मरुस्थल को दो भागों में बांट रही है। तो वो वर्षा रेखा कौन सी है? वो वर्षा रेखा है आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का मतलब है कि वहां पर औसतन वर्षा जो है वो 25 सेमी होती है, ठीक है। तो ये वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो गई। और जो पूर्वी राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान से अलग करती है, इसमें कंफ्यूजन मत कर लेना आप कि पश्चिमी मरुस्थल की बात है। यहाँ पर जो बात हो रही है पश्चिमी मरुस्थल को पूर्वी मरुस्थल से अलग कर रही है, या शुष्क भाग को अर्ध शुष्क से अलग कर रही है, वो है आपकी 25 सेंटीमीटर वाली। और जो राजस्थान की, पूरे राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान को जो पूर्वी भाग है उसको पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को से अलग कर रही है, वो रेखा है आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो कौन सी रेखा है? जो राजस्थान के पूर्वी भाग को, राजस्थान के पूर्वी भाग को पश्चिमी मरुस्थल से अलग करती है, या पश्चिमी भाग से, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से अलग करती है, ठीक है। तो वो कौन सी रेखा है अपनी? वो रेखा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो पूरे राजस्थान से अलग करती है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आती है अपनी कि जो ऐसे भी पूछा जाता है कौन सी वर्षा रेखा जो है वो रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। मतलब ये पूरा अपना रेतीला प्रदेश है, ठीक है, ये पूरा। और इसके अंदर क्या होता है कि इस रेतीले प्रदेश की पूर्वी सीमा जो है, भाई यहाँ पर अर्धशुष्क आ गया थोड़ा थोड़ा, ये वाली वर्षा रेखा जो है ये आपको बता दिया 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग रेगिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, इस तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे वर्षा कम होती जाएगी, अर्धशुष्क से शुष्क में जाएंगे। ये बिल्कुल आर्द्र प्रदेश है अपने, ठीक है, ये अति आर्द्र है, ये आर्द्र हो गई, ये अर्धशुष्क, ये शुष्क। तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है अपना, वो इधर से एंटर करता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अरब सागर वाला आता है वो इधर से एंटर करता है। तो ये एंटर करके ये अरावली रेंज जो है, अरावली पर्वतमाला जो फैली हुई है, इससे टकरा के हवा ऊपर उठती है, और वो जो नमी की जो मतलब बरसात के पानी से जो भरी हुई पवनें होती हैं वो ऊपर जाके हल्की होती है, तो यहीं पर बारिश हो जाती है लगभग इधर ही। इधर क्या है, इसका वृष्टि छाया प्रदेश आ जाता है। अरावली रेंज का जो वृष्टि छाया प्रदेश, मतलब जहां पर बादल तो बने रहते हैं लेकिन बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये जो थी ये अपनी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, और ये जो है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ऐसे है कि ये जो शुष्क प्रदेश है या रेतीला प्रदेश जहां खत्म होता है वहां 40 सेंटीमीटर है। इसकी औसत वर्षा आपको 20 से 40 है अर्धशुष्क प्रदेश की, और शुष्क की जो औसत वर्षा है वो 10 से 20 है। तो ये इसी तरीके की वर्षा रेखा को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके ये हैं। एक आप लिख लीजिए, शुष्क प्रदेश है उसकी औसत वर्षा जो है वो है 10 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और अर्धशुष्क जो है, अर्धशुष्क प्रदेश जो है उसकी वर्षा रेखा है वो है आपकी 20 से 40 सेंटीमीटर औसत वर्षा, ठीक है, ये औसत वर्षा है। अब देखो इसके अंदर ना ये चीज आपसे बहुत कम पूछता है, आपसे इसी चीज को लेकर एक प्रश्न पूछता है कि जो रेडक्लिफ रेखा है अपनी, जो राजस्थान को या राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को जो पाकिस्तान से सीमा लग रही है, रेडक्लिफ रेखा जो है, रेडक्लिफ के समानांतर कौन सी वर्षा रेखा है, एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। तो ये आपकी वर्षा रेखा ये है, जैसे ये रेडक्लिफ है लगभग
पैरेलल, इसके पैरेलल जो वर्षा रेखा रहेगी, ये वर्षा रेखा है आपकी 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, क्योंकि यहाँ की औसत वर्षा क्या है 10 से 20 सेंटीमीटर, और ये जो इसके पैरेलल या रेड क्लिफ रेखा के समानांतर जो वर्षा रेखा है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर। इस वर्षा रेखा को लेकर या इसकी वर्षा को लेकर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप इनको देख लेना, और इनके बारे में मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको एज इट इज नोट्स भी मिल जाएंगे इनके। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम हमारा पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का, शुष्क प्रदेश या रेतीला जो प्रदेश है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर देखो कुछ चीजें पूछी जाती हैं, इसको दो भागों में बांटा है। एक तो है अपना बालुका मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप जो होते हैं, हवा के या वायु द्वारा जो रेत का अपरदन होता है और फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अलग अलग अर्धचंद्राकार आकृति या तारे की शेप में, जो हेयर पिन बालुका स्तूप आपने पढ़े होंगे, सब्र काफिज, तो जिस भी शेप में वो जमा होती है, डिपॉजिट होती है वहां जाकर, तो उस चीज को लेकर हमारे इनको दो भागों में बांटा गया है। तो बालुका स्तूप जो है, एक तो मुक्त प्रदेश है जहां पर बालुका स्तूप नहीं है या न्यूनतम है, एक है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, दोनों शुष्क रेगिस्तान के हिस्से। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत आता है हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट एक, जो इसको आप अपने नोट्स में डबल स्टार करके लिख लेना, हमादा। हमादा के बारे में बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखो दोस्तों, हमादा क्या है, हमादा होते हैं जहां पर रेत की मात्रा बहुत कम होती है और चट्टानी मरुस्थल या पथरीली पहाड़ियां या हल्की फुल्की अवसादी चट्टानें जो होती हैं, जो परत में होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है धीरे धीरे उनकी हवा की वेग से कट कट कर। ठीक है, ऊपर से कट कट के उनकी थोड़ी थोड़ी हवा से थोड़ी थोड़ी जो है मिट्टी के रूप में बन के शिफ्ट हो गई है, वो चट्टानी या पथरीला मरुस्थल होता है। ठीक है, तो ये जो हमादा है ये होता है आपका चट्टानी या पथरीला मरुस्थल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हमादा। अब हमादा के बारे में और भी है कि एक त्रिकोण है जहां पर ये हमादा फैला हुआ है, या त्रिभुजाकार 3 जिले हैं जिनके मध्य इसका विस्तार है। तो जो हमादा है उसका ट्राइंगल जो है, अपने मैप को अगर देखें राजस्थान के मैप को, तो ये आपका एक रफली मैप समझ लो इसको, यहाँ है अपना जोधपुर, ठीक है, ये है अपना जैसलमेर और ये है अपना बालोतरा। सॉरी, थोड़ा सा मैप सही नहीं है, ये एक तरीके से इस तरीके से है। ठीक है, ये अपना बाड़मेर का है, बालोतरा है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये त्रिभुजाकार या त्रिकोण जो बन रहा है, इसके अंदर फैला हुआ है आपका हमादा या पथरीला रेगिस्तान। और हमादा की जो चारों तरफ जो है वो होता है आपका मिश्रित रेगिस्तान या मिश्रित मरुस्थल, जिसको बोलते हैं हम रेग। ठीक है, तो पहले इसके हमादा के बारे में देख लो आप। इसके 3 जो हो गए जिले हो गए आपके, कौन से हो गए, ये तो हो गया आपका जोधपुर जिले के अंदर फलोदी। ठीक है, फलोदी ये हो गया आपका जोधपुर में। ये जो है ये हो गया आपका बालोतरा जो है आपका बाड़मेर में। और ये जो एक हो गया आपका ये है पोखरण। लाठी सीरीज के बारे में सुना है ना आपने, लाठी सीरीज यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो ये पोखरण है आपका जैसलमेर में। तो ये जो तीनों का जो त्रिकोण वाले अगर स्थान पूछता है, कॉम्बिनेशन कई बार पूछ लेता है कि कौन से हैं वो हमादा के त्रिकोण को वो करते हैं, नॉमिनेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, कौन दर्शाते हैं उसको। तो एक तो देखो पोखरण, बालोतरा और फलोदी, ये तो तीनों स्थानों के नाम हो गए। और अगर बात करें जिले की, बात करें कौन सा युग्म है 3 जिलों का जो ये इस त्रिकोण को बनाता है, तो इस तरीके से एग्जाम में पूछता है। तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर आपके। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। और यहाँ पर सोलर एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा, उसकी विपुल संभावनाएं है बहुत ज्यादा अपने थार के मरुस्थल को, इसीलिए विश्व का पावर हाउस कहा गया है। ठीक है, पावर हाउस क्यों कहा है, यहाँ पर सोलर एनर्जी की बहुत संभावनाएं है। इसी संभावनाओं को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर सीज की स्थापना की गई है। ठीक है, सीज, ये सीज क्या है, इसकी पूरा सीज का पूरा नाम है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। ठीक है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, सीज की स्थापना की गई है जोधपुर के अंदर। और ये हमादा वाले क्षेत्र को मैक्सिमम यहाँ पर सोलर एनर्जी की जो संभावना है उस पर्पज से यहाँ किया गया है।
और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा, जो एक राजस्थान सरकार का उपक्रम है, अक्षय ऊर्जा निगम। ठीक है, जो रेडा है, रेडा और एक और है ये अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी 2000 में स्थापना की गई है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे उस बारे में, लेकिन अभी एक हमादा के बारे में, ये भी इस चीज को भी याद रखना। अब ये इस त्रिकोण में ही फैला हुआ है और फलोदी जोधपुर फलोदी पोखरण जैसलमेर और इसके अंदर है। अब हमादा के साथ साथ एक और चीज क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि ये जो है हमादा जहाँ फैला हुआ है उसके अंतर्गत जो चट्टाने या जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? मगरा। तो ये जो जैसे ये जैसलमेर वाला पोखरण है और ये बालोतरा है आपका बाड़मेर में, तो इसके बीच में एक भूगर्भिक जल पट्टी है, वो तो है आपकी लाटी सीरीज। और यहाँ की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को बोला जाता है अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, मतलब वो विखंडित पहाड़ियां हैं, टूटी फूटी पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? मगरा। ठीक है, तो मगरा क्या है आपकी? मगरा है पोखरण से बालोतरा बाड़मेर, पोखरण जैसलमेर से लेके बालोतरा के बीच में जो फैली हुई है आपकी पहाड़ियां, अवशिष्ट पहाड़ियां, उनको बोला जाता है, अवशिष्ट पहाड़ियां जो है उनको बोला जाता है आपका मगरा। और मगरा के बारे में एक और चीज पूछी जाती है कि इसकी जो एक चोटी है, जो ये मगरा जो पहाड़ियां है पोखरण से बालोतरा के बीच में, इसकी एक चोटी है जिसका नाम है त्रिकूट। त्रिकूट है, हाँ त्रिकूट है शायद, त्रिकूट या त्रिकोण, जिस पर क्या बसा हुआ है आपका? जिस पर बसा हुआ आपका जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग जो है वो मगरा की जो चोटी है, त्रिकोण या त्रिकूट, उसी के ऊपर जैसलमेर दुर्ग, जिसकी स्थापना किसने की थी? राव जैसल ने। ठीक है, राव जैसल ने उसकी स्थापना की थी, और सन तो मेरे को याद नहीं है, लगभग 1155 में की थी शायद, 1155 है। ठीक है, तो ये याद रखना, जैसलमेर दुर्ग मगरा की एक जो चोटी है, मगरा पहाड़ियों की जो चोटी है उसके ऊपर फैला हुआ है, उस चोटी का नाम है त्रिकोण या त्रिकूट। ठीक है, ये हो गई बात हमारा को लेकर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग बालूका स्तूपों के बारे में। देखो दोस्तों, इसी के अंतर्गत अब इसकी क्या है, रेगिस्तान की कुछ शब्दावली है। शब्दावली जैसे पलाया के बारे में सुना होगा आपने, पलाया जो झील होती है वो क्या होती है? पलाया। एक होता है अपने बालसन, रेग। तो ये क्या चीजें हैं? जो मोटी मोटी जो चीजें हैं, फिलहाल अपन लास्ट में इन चीजों के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। जब पश्चिमी मरुस्थल ये प्रदेश है ये खत्म होगा तो लास्ट क्लास में आपको इस शब्दावली के बारे में बता दूंगा मैं। लेकिन फिलहाल जो शब्दावली आ रही है वो हमादा से रिलेटेड है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको कि हमादा है ये आपका, मान लो ये हमादा फैला हुआ है। ठीक है, ये कोई भी हमादा है और इसके चारों तरफ, भाई यहाँ तो पथरीली हो गई एरिया, पथरीला मरुस्थल हो गया। अब इसके चारों तरफ कहीं ना कहीं तो रेत होगी, जैसे यहाँ मान लो कंकड़ पत्थर है, फिर धीरे धीरे रेत बनना शुरू हो जाती है, इधर धीरे धीरे रेत तो होगी ना कहीं मरुस्थल के। तो यहाँ जो एरिया है ये वाला जो एरिया है हमादा के चारों तरफ, ये एरिया होता है आपका मिश्रित मरुस्थल। ठीक है, ये एरिया कौन सा होता है आपका? मिश्रित मरुस्थल है। तो इसी मिश्रित मरुस्थल को क्या कहा जाता है? रेग। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है रेग क्या है, तो रेग जो है वो आपका मिश्रित मरुस्थल है, जो कंकड़ पत्थर और पथरीली चट्टानों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पथरीली चट्टानों से। दोस्तों हैंडराइटिंग की तरफ मत जाना, जो सुन रहे हो वो लिख लेना, वीडियो पॉज करके एक बार इसको रिवाइज करके लिख लेना, और ऐसा भी मत बोलना कि स्पीड ज्यादा है या कम है। यह टॉपिक लंबा भौतिक स्वरूप जो लगभग है ना आरएएस या सेकंड ग्रेड लेवल या फर्स्ट ग्रेड के जो भी एग्जाम्स होते हैं ज्योग्राफी के, उसी लगभग उसी लेवल का जीके चल रहा है ये। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा टॉपिक लंबा रहेगा, आप परेशान होना मत, जैसे पढ़ रहे हो वैसे चलने तो। लॉकडाउन में वैसे भी कोई बड़ा काम आप करने वाले नहीं हो घर बैठे बैठे। ठीक है, तो ये हमादा के बारे में आया था इसलिए मैंने बता दिया। एक होता है आपका मरुस्थल के प्रकार, देखो रेग आपको बता दिया मैंने। एक होता है आपका लघु मरुस्थल। ठीक है,
ये तो हो गया आपका रेग या मिश्रित मरुस्थल, ये हो गया लघु मरुस्थल। तो जो कच्छ का रण है वहां से लेके बीकानेर तक, बीकानेर की जो अपने देशनोक वाला एरिया और राय सीसर और ये वाला जो एरिया आता है, यहाँ तक जो फैला हुआ है वो है अपना लघु मरुस्थल। ठीक है, और हमादा के इर्द गिर्द जो रहता है, हमादा के चारों तरफ जो मिश्रित मरुस्थल है वो है आपका रेग, और एक होता है इर्ग। इर्ग के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। इर्ग क्या होता है, सबसे बड़ा मरुस्थल होता है इर्ग। इर्ग के बारे में मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण या महान मरुस्थल जो होता है, इसमें ये सारे आ जाते हैं, ये सब आपके इर्ग, ये रेग, लघु मरुस्थल और ये मिश्रित मरुस्थल जो भी है, ये सारे इर्ग में आ जाते हैं। तो इर्ग क्या है आपका संपूर्ण मरुस्थल या फिर महान मरुस्थल, इसको महान मरुस्थल भी कहा जाता है इर्ग को। ठीक है, तो ये आपके रेग इर्ग इनके बारे में हो गई, हमादा रेग इर्ग ये सब क्या है। ठीक है, तो ये मरुस्थलीय प्रदेश का अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे बालू का स्तूप के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं और क्या कौन कौन से होते हैं, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। ठीक है, एक हो गया आपके बरखान जो चूरू भालेरी के प्रसिद्ध है। उन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल शिवाय ऑनलाइन क्लासेस थोई को लाइक और सब्सक्राइब करो। हैव ए नाइस डे।